हेलो एवरीवन। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई जस्ट वांट यू गाइस टू नो कि अगर आप जानना चाह रहे हैं कि हिंडाल्को के अलावा आप और किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाला टाइम में, तो दो तीन स्टॉक्स हैं जो मेरे नज़र में हैं। फ्रॉम भारती एयरटेल टू इंडिया होटल्स, उसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। डू गो एंड वॉच इट। सो एंजॉय द वीडियो एंड लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। बाय बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार शुक्ला। आई एम एमबी इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंडाल्को की। हिंडाल्को ने इस वीक में करीब 10% से 11% का डाउनसाइड हमें दिखा दिया है और एक जेन्युइन फेयर सा है लोगों में, और एक जेन्युइन पैनिक सेलिंग सी आ रखी है लोगों में कि शुड वी होल्ड दिस स्टॉक फॉर लॉन्गर टर्म और नॉट, एंड अब इसका नियर फ्यूचर में क्या ग्रोथ है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके टारगेट्स की और उसके बाद से हम इसमें बात करेंगे इसके डिटेल एनालिसिस की। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोस। ऑल्सो अगर आप फ्यूचर में कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखना चाह रहे हैं हिंडाल्को के अलावा, तो मैंने दो तीन स्टॉक की एनालिसिस कर रखी है, स्पेशली भारती एयरटेल एंड ऑल। उसमें एक अपमूव देख सकते हैं हम लोग आने वाले टाइम में। तो उसको एक बार देख लीजिएगा अगर आप लोग चाहते, आपका मन करे तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टारगेट्स, मैं सबसे पहले सपोर्ट से स्टार्ट करूंगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नीचे जा रहा है, तो काफ़ी पैनिक है कि क्या स्टॉप लॉस रखे हम लोग। तो 564 एक स्टॉप लॉस हो सकता है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। 564 के बाद जो है ये बेसिकली एक सपोर्ट लाइन है जहाँ पे ये भी है 70 टू 64 के बीच में। ये एक बैंड जो है, ये एक सपोर्ट बैंड है काफ़ी अच्छा। इसके बाद क्योंकि इसने पिछले बार भी जब डाउनफॉल आया था तो उसने यहीं पे अपना सपोर्ट लिया था, 19 मार्च को शायद उसने यहीं से सपोर्ट लेना स्टार्ट किया था। तो एक काफ़ी मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। इसके बाद से एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट एक आएगा 545 पे। तो अगर आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप अपना स्टॉप लॉस जो है मेंटेन कर लीजिएगा। उसके बाद से अगर हम टारगेट्स की बात करें या अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो अगर क्योंकि स्टॉक ने अपमूव तो दिखाया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, कुछ काफ़ी ठीक ठाक दिखा दिया इसने अपमूव। तो करीब 7-8 रुपये का अपमूव था भाई साहब, 1-2% का अपमूव दिखा दिया था उसने। तो अगर हम पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 593 के अराउंड इसका पहला जो है रेजिस्टेंस आने वाला है। उसके बाद से एक मेजर आएगा 611 पे, 611 पे। उसके बाद से जो है 642 के अराउंड तक जा सकता है। बीच में 630 को भी एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो है यहीं से वो नीचे गया था। तो क्योंकि स्टॉक ने अपमूव दिखाई दिया था तो एक कंसोलिडेशन आना एक लाजमी भी बात थी, काफ़ी एक्सपेक्टेड भी था कि कंसोलिडेशन आ सकता है। और उसके बाद से इसने जब कंसोलिडेशन दिखाया है तो इसकी कुछ कुछ वजह है कि क्यों कंसोलिडेशन इसने दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, और क्यों मैं इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच रख रहा हूँ इसकी भी मैं अब बात करना स्टार्ट करूँगा। तो रिसेंट जो रिसेंट न्यूज़ आई है उसमें जो हिंडाल्को है, हिंडाल्को ने पर्टिकुलरली ये कहा कि 75% ऑफ कैश फ्लो जो इनका है वो अपना ये ग्रोथ कैपेक्स में लगाने वाले हैं। और जो इसकी इनकी जो कैश यूटिलाइजेशन है टुवर्ड द डेट रिडक्शन, वो जो है वो अब करीब 15% हो गई है। एंड लेट मी टेल यू कि करीब 30% ये जो थी लास्ट ईयर थी। तो लास्ट ईयर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने डेट बर्डन को कम करा है। एल्युमिनियम के प्राइसेस काफ़ी हाई थे, तो इनको थोड़ा इस समय कैश मिला है और जो हाई प्राइसेस हैं इनको ये काफ़ी ज़्यादा इस समय इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इस समय बढ़ाना चाहते हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी जो इन्होंने बढ़ाई है पिछले साल, जो इन्होंने डेट रिडक्शन दिखाया है, सबसे पहले हम उसकी थोड़ी वजह जानना चाहेंगे कि डेट रिडक्शन दिखाया क्यों है इस पर्टिकुलर कंपनी ने। तो करीब 60% जो है जिसमें एल्युमिनियम में राइज आया है, इनके प्राइस में राइज आया है। अगर हम लंदन मार्केट एक्सचेंज की बात करें तो हिंडाल्को के खुद के स्टॉक ने करीब 74% की ग्रोथ दिखा दी है। फिनोमिनल ग्रोथ है 74%। एंड ऐसी ग्रोथ जल्दी दिखती नहीं है। तो दीज वर द रीजन क्यों मुझे ये लगता है कि स्टॉक जो है आने वाले टाइम में
एक अच्छा अप मूव दिखा सकता है। और जो ये पिछला जो डाउन ट्रेंड में जो हमें स्टॉक दिख रहा था, जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड कह लो आप या जो भी कह लो, वो बेसिकली या तो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, या फिर जब एक्चुअली जब कंपनी कैपेक्स ग्रोथ जब ग्रोथ कैपेक्स में लगाती है कंपनी, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि इस पैसे आज लगाए हैं अब 2022 में, करीब 2025 से 27 तक में ये जो है कंपनी अपना थोड़ा प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट करती है, तो कब वो अपना बीपी टच करेंगे, कब हम अपना वो कंपनी अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू करें, तो लोगों में ये थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है। तो इस वजह से अक्सर जो होता है कैपेक्स, जब ग्रोथ कैपेक्स में लोग कंपनीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती हैं, तो बुल और बियर दोनों हमें दिखते हैं यहाँ पे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ जो है, ये कहीं ना कहीं लोगों, कुछ कुछ इन्वेस्टर्स में ये था कि ऑलरेडी जो हिंडाल्को है इसने कुछ कुछ ब्राउन फील्ड में, कुछ कुछ ग्रीन फील्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, इसके बाद दोबारा ये कैपेक्स में जा रहे हैं। मार्केट सिनेरियो अगर आप देखें तो काफ़ी वोलाटाइल है। इस समय वॉर चल रही है, ओमिक्रॉन जो है दोबारा चाइना में स्टार्ट हो गया है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, मतलब क्या जो ये नए प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रॉब्ली पॉजिटिव दिख होंगे नहीं होंगे। तो इन सब के काफ़ी कुछ कुछ वजह हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट ने एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाया है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए मार्केट में। क्योंकि निफ्टी भी देखे तो हम पिछले पूरे हफ्ते से करीब 2-3 दिनों से तो ठीक है, फिर लेकिन इसके पहले से इसने काफ़ी, निफ्टी ने भी हमें निराश करा था। मैंने तो पिछले हफ्ते और पूरी ट्रेडिंग ही बंद कर दी थी कि क्या ही करके फायदा है। तो वो सारी चीज़ें थी। बट जो अगर हम देखें तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की जो मैंने बात करी है कि जो जैसे जो हिंडाल्को जो कंपनी है, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं, जो ईबीआईटी है, ईबीआईटीडीए जो है, इस पे एक ह्यूज इम्पैक्ट आने लगता है जब नए प्रोजेक्ट ये स्टार्ट होते हैं। क्योंकि छोटे बड़े ये मतलब ये लो कॉस्ट और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली कंपनीज नहीं है। तो इन ये फियर जो था कहीं ना कहीं लोगों में है कि जो इसकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, ईबीआईटीडीए जो है इस पे फर्क पड़ने वाला है। तो जो कुछ कुछ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एग्जिट करना ज़्यादा सही समझा कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि बैलेंस शीट में कुछ हमें दिक्कतें दिखने लगें, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखने लगे। बट इसके कुछ कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, कुछ कुछ जो अगर इंडस्ट्री एनालिसिस हम करें या एनवायरमेंटल एनालिसिस करें, तो हमें कुछ कुछ पॉजिटिव साइंस भी दिख रहे हैं, जिसको देखते हुए इस कंपनी ने इस समय ग्रोथ कैपेक्स में में थोड़ा ज़्यादा कैश फ्लो लगाने का सोचा है। तो सबसे पहले है कि एल्युमिनियम प्राइसेस जो हैं वो अब तक के हाईएस्ट हैं, इसकी मैंने बात कर ली है। तो जब आपके प्राइसेस हाईएस्ट ज़्यादा हैं तो आपको प्रॉफिट जो आप बनाते हैं वो भी आप ज़्यादा बनाते हैं। तो जब तक ये प्राइस जो एल्युमिनियम का है वो हाई रहता है, तब तक तो जो ये ग्रोथ कैपेक्स में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात जो है कि क्या ये प्राइसेस ये कांस्टेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे एक डिबेट चल चल कर सकते हैं हम लोग। तो 4 से 5 रीजन जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं से भी बीट कमोडिटी या बीट एनीथिंग एल्स, बीट या मेटल, कहीं पे भी प्राइसेस में कोई कमी नहीं आने वाली, प्राइसेस विल रिमेन सोरिंग हाई। सबसे पहला वजह है, सबसे मेजर वजह जो है वो है जो रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है। वॉर चल रही है इस समय यूक्रेन में, जो एक जो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, खासकर एनर्जी जो कॉस्ट पुश जो है वो बढ़ती ही जा रही है। देख रहे हैं हम लोग कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या बी इट एनीथिंग एल्स, तो जब रॉ मटेरियल ही महंगा होता जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एल्युमिनियम के नीचे आने का, के प्राइस के नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसके बाद से एक मेजर जो रीज़न है वो है डिमांड इंक्रीज जो होने वाली है। जब भी वॉर होती है उसके बाद से कहीं ना कहीं आपको दोबारा सब कुछ रीबिल्ड करना पड़ता है। जब एक पॉज आया था कोविड के बाद, तो कहीं ना कहीं कंपनी मतलब कंट्रीज ने
एक रीस्टार्ट करना जब स्टार्ट करा तो उसमें कहीं ना कहीं मेटल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, मेटल्स का हाथ होता है, एल्युमिनियम का हाथ होता है, स्टील का हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ की बढ़ने ही वाली है, खासकर एल्युमिनियम की। और जो सबसे जो मेजर रीज़न है वो है ईवार। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जितने भी हैं वो सब जो है वो एल्युमिनियम इंटेंसिव सेक्टर्स कहे जाते हैं। तो इसमें आपका जो एल्युमिनियम की जो डिमांड है, जैसे जैसे ईवाई की डिमांड बढ़ने वाली है, एल्युमिनियम की डिमांड बढ़ने वाली है। और इस चीज़ को हिंडाल्को बहुत अच्छे से समझ रहा है और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ को एनकैश करने की कोशिश हिंडाल्को करेगा 25 से 27, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-27 के बीच में। और इसकी बात जो है कंपनी ने हाल ही में इन्वेस्टर समिट जो हुआ उसमें उन्होंने कर ही दी थी। तो अब अगला सवाल आता है कि भाई ये सब तो ठीक है, क्या हिंडाल्को ये कर पाएगा? मतलब हिंडाल्को क्या जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उनको हिंडाल्को किस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है? तो देखिए, पहली बात तो ये कि हिंडाल्को ने अभी तक जो है खासकर मार्च में कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंट दिखा दिया है कि भाई दिक्कत आ रही है उसको भी, और उसके प्राइसेस में भी दिख गया है। और अब मार्च क्वार्टर का अगर आप देखेंगे इनका, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव ही थोड़ी बहुत न्यूज़ दिखने वाली है। बट अगर हम मॉडरेट व्यू से देखें, अगर थोड़े से लॉन्ग टर्म व्यू से देखें, साल 1.5 साल के व्यू से हम देखें, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी मॉडरेट रिटर्न देने ही वाली है। इसकी वजह है कि ऑल्दो जो कंपनी जो है वो एक हाई शिपिंग कॉस्ट या हाई एनर्जी कॉस्ट से गुजर रही है, बट इसके इसकी अलग इम्प्लीकेशंस जो हैं, इसके अलग अलग तरीके से इसको हैंडल करा जाता है। जैसे अगर आप शिपिंग कॉस्ट है तो शिपिंग कॉस्ट 2-3 तरीके से होती है। शिपिंग कॉस्ट एक तो होती है जिसमें आप कंपनी खुद बियर करती है शिपिंग कॉस्ट, एक शिपिंग कॉस्ट होती है इसमें शेयरिंग होती है, एक होती है जिसमें कि जो कस्टमर होता है वो टोटल बियर करता है। तो जैसे जैसे वॉर चल रही है रशिया से, धीरे धीरे रशिया भी एक ठीक ठाक एक स्टील एक्सपोर्टर है, उसमें कंस्टेंट आ रहे हैं। अगर हम चाइना देखें तो चाइना भी एक मेजर एक्सपोर्टर है आपके एल्युमिनियम का। तो उसमें भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन आ रखा है ओमिक्रॉन वगैरह से की वजह से। तो इस समय अगर हम देखें तो दो ही मेजर कंट्रीज हैं जहाँ पे जो कि स्टील के मेजर एक्सपोर्टर्स हैं और इस समय वो काम पे लगे हुए हैं, वो है इंडिया और अमेरिका। तो अगर चलता हुआ मतलब ये सब चलता रहा ठीक से, तो कहीं ना कहीं जो इनके सेल्स जो अप्रैल जो मार्च के बाद आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं हमें उस क्वार्टर में कहीं ना कहीं एक अपमूव दिखने वाला है, एक अच्छा हम बैलेंस शीट में देखने वाले हैं इसकी परफॉर्मेंस। और जो एनर्जी की बात जो है, तो एल्युमिनियम के रॉ जो सबसे ज़रूरी एक रॉ मटेरियल है वो कोल वगैरह है। तो इसके लिए हाल में ही इन्होंने कोल इंडिया से एक एक एग्रीमेंट कर रखा है रिगार्डिंग फिक्स, मतलब कि लाइक ए सिग्निफिकेंट पोर्शन के लिए कोल के पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट पोर्शन के लिए कुछ एग्रीमेंट कर रखा है कि अगर जो प्राइसेस हैं वो पर्टिकुलर रेंज से ऊपर चले जाते हैं तो कोल इंडिया फिर भी वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे ही बेचेगी। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कोल की जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ने ही वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ्यूचर में हिंडाल्को को एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। तो लेट्स सी कि हिंडाल्को कितना अपने आप को शॉक को एब्जॉर्ब कर पाता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। होप यू गाइस लाइक इट। थोड़ी लंबी वीडियो हो जा रही है आजकल। आई ट्राई टू मेक इट विद इन 10 minutes or so. So if you guys like it, do hit the like button and subscribe and comment आपके क्या thoughts हैं and what are the improvements जो मैं डाल सकता हूँ इसमें। एंड मैंने कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर पाऊँ और आपके लिए एक काफ़ी इम्पार्शियल न्यूज़ जो चल रही है मार्केट में आपको सामने रख पाऊँ। तो बाकी बताते रहिएगा कि हाउ कैन आई हेल्प यू मोर, एंड इफ देयर इज़ एनी पर्टिकुलर स्टॉक जो आपकी नज़र में हो जिसने अच्छा काम कर रहा है और आई डिडंट नो, तो
टू कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं भी इसको देखूं और इस पर एक वीडियो बना पाऊँ कि क्या वजह है कि वो आगे आया। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू। एंड ऑल्सो या अगर आप जानना चाहते हैं कि और कौन से स्टॉक्स हैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो do see my previous videos of Bharti Airtel are among those few stocks जहाँ पे एक अप मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी एक डिटेल वीडियो भी मैंने डाल रखी है, और इंडिया होटल्स भी अनदर स्टॉक है, उसकी भी डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ओके गाइस, सी यू देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।